नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि यूएसए में जो इलेक्शन हुए उससे हमको क्या, और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो उससे हमको। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके कई सारे अलग अलग जवाब भी आ रहे हैं। पहले अगर समझ लें कि अगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, इट इज ऑलवेज चूजिंग फ्रॉम द टू इवल्स, द लेसर इवल हैज टू बी चोजन। तो पॉलिटिक्स में कोई भी क्लीन नहीं होता है। तो अगर ये किसी का मानना है, कोई भी अगर ये ऐसी सोच रखता है, ऐसा डिल्यूजनल है कि जिसको ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति खुद में परफेक्ट है, तो उसकी वो धारणा कहीं ना कहीं काफी हद गलत। ये बात आम जिंदगी में भी लागू होती है और उसी तरह से यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी। अब पॉलिटिक्स में इस तरह के स्टेज पर पहुंचना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टरियल स्टेज पर हो या फिर प्रेसिडेंशियल रेस में हो, ये रेसेस में पहुंचना जरा भी आसान नहीं होता है। बहुत सारी अलग अलग सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के सर पैर रखना पड़ता है। लेकिन इसके साथ किसको सेक्रीफाइस किया जा रहा है और किसके लिए, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंशियल रेस में या फिर प्राइम मिनिस्टरियल रेस में फॉर दैट मैटर अगर होता है, राष्ट्रपति की रेस में होता है या फिर प्रधानमंत्री की रेस में होता है, तो उसका जो दायित्व है एज अ प्रेसिडेंट और एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ ड्यूटीज के दायित्व के, उसका क्या मंतव्य है, ये सब चीजें बहुत ही मैटर करती हैं। अगर बात करें कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, तो कमला हैरिस को यूएसए में पिछले इलेक्शन में, जब वो जो बाइडेन की सरकार में वीपी के तौर पर, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर थी, उस समय भी वो जब प्राइमरीज लड़ी थी, उसको उसमें से भी, प्राइमरीज में से ही उसको किक कर दिया गया। जी हाँ, प्राइमरीज में से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था वहां के लोगों के द्वारा। तो कमला हैरिस वॉज नॉट एन इलेक्टेड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इनिशियली जो बाइडेन थे, उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बटलर में असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद से जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी थी वो एकदम से नीचे आ गई और जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी वो एकदम से ऊपर चली गई। उसके बाद किसी ना किसी को उसकी जगह पर बिठाना था, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर वहां के जो बिहाइंड द सीन रहकर काम करने वाले लोग हैं, पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले लोग, चाहे उनको डीप स्टेट कहें, चाहे उनको सीक्रेट सोसाइटी कहें, इल्यूमिनाटी कहें, चाहे वो फ्री मेसन्स कहें, चाहे वो ग्लोबलिस्ट कहें, ग्लोबलिस्ट कहें, XYZ जो भी कहें, जो भी नाम देना, वो लोग ऐसे व्यक्ति को वहां पर रेस में दौड़ाना चाहते हैं, चाहे वो डेमोक्रेट की साइड से हो या रिपब्लिकन की साइड, जो उन लोगों की बात प्रेसिडेंट बनने के बाद भी माने। तो पिछली 3 बार से हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली रिपब्लिकन में सबसे प्रेफरेंशियल कैंडिडेट रहे हैं लोगों के, खास करके जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं उन लोगों के। रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक का जो मैंडेट है, वहां की यूएस की पब्लिक का जो मैंडेट है, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ज्यादा रहा है। तो उसी के चलते पिछले 3 टर्म से कॉन्स्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंशियल रेस में सबसे आगे रहे हैं। पहली बार वो जीत कर आया, उसके बाद 2020 में जो बाइडेन जीते जब वो उसके सामने खड़े थे, और अल्टीमेटली फिर से एक बार जब इस साल कमला हैरिस के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ा, तो इस डोनाल्ड ट्रंप मैंडेट मिला। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक तरफ रिपब्लिकन में से ऐसा कैंडिडेट था जिसको लोगों ने चुना था, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया था कि वो प्रेसिडेंशियल रेस में सबसे आगे रहे और वो एज अ प्रेसिडेंट चुनकर आए, और उसके सामने डेमोक्रेट्स में जिसको चुना गया था उसको वहां पर नहीं रखा गया, बल्कि डायरेक्टली कमला हैरिस को वीपी में से जो बाइडेन की जगह रिप्लेस करके बिठा दिया गया, सिलेक्ट कर पब्लिक के द्वारा नहीं, वहां के इंटरनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और पर्दे के पीछे के खिलाड़ियों के द्वारा कमला हैरिस को डायरेक्टली बिठा दिया गया। रीजन भी कि कमला हैरिस ज्यादा उसकी खुद की जो अकल है वो नहीं लगाती है। कई सारे लोगों को ये चीज बुरी लगेगी, लेकिन जिस तरह के उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसकी जो स्पीचेस हैं, वो सभी जगह नियरली सेम होती है, रटी रटाई स्पीचेस होती है या फिर सेम पेपर लेकर चली जाती है। नॉर्मली जब अलग अलग डेमोग्राफीज में जाते हैं, अलग अलग रीजन्स में जाते हैं, तो उन डेमोग्राफीज के हिसाब से जो भी राजनेता हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो उन डेमोग्राफीज के हिसाब से उन वहां के जो रीजनल इश्यूज हैं या फिर जो भी रीजनल स्पेशलिटीज हैं, स्पेसिफिकेशंस, उसके हिसाब से बात करते हैं। लेकिन कमला हैरिस के केस में वो चीज नहीं थी।
वो ज्यादातर सेम स्पीच को रिपीट करती जा रही थी। तो उसी की वजह से उसकी बातों में एक बहुत ही मोनोटोनस फील आ रहा था, जिसके चलते भी कई सारे लोग कमला हैरिस से दूर हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की अगर दूसरी तरफ बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप एज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए हैं, जहां पर प्रेसिडेंशियल रेस में विद इन द रिपब्लिकन्स भी वो प्रेफरेंशियल कैंडिडेट रहे और अल्टीमेटली अक्रॉस अमेरिका उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर चुना गया। तो उसी के चलते अब वो 47th प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। जनवरी में उनकी ओथ सेरेमनी होगी और वो ओथ लेंगे, उसके बाद उनकी टर्म शुरू होगी। इसके अलावा अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो डोनाल्ड ट्रंप में कुछ पेक्यूलरिटीज हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जब मोस्टली अनस्क्रिप्टेड स्पीचेस होती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ही वॉन्डर्स ऑफ फ्रॉम हिज स्पीच। उसको जो बात कहनी चाहिए या फिर जो टॉकिंग पॉइंट्स है उससे वो दूर चले जाते हैं, लेकिन समहाउ ही कम्स बैक, वो डाइवर्ट करके वापस लेकर आते हैं। समवेयर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कनेक्ट, कहीं पर थोड़ा बहुत डिस्कनेक्ट होता है, तो वो उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक क्यूलियरिटी है डोनाल्ड ट्रंप में। इसके अलावा कुछ सिनेरियोज में डोनाल्ड ट्रंप का जो थिंकिंग है वो थोड़ा बहुत इरेटिक है, बहुत ही स्पर ऑफ द मोमेंट है, ही जस्ट स्पीक्स आउट व्हाट ही थिंक्स। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है पॉलिटिक्स में, लोग बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं, बहुत ही प्रिपेयर कर कि लोगों को क्या डिलीवर करना है ताकि लोगों को पसंद आए और लोग उसके ऊपर उस पॉलिटिशियन को वोट दें। तो बहुत ही सोच समझ कर स्पीचेस दी जाती है, लेकिन ट्रंप के केस में ये चीज लैकिंग है। ज्यादातर उसकी जो स्पीचेस होती है वो बहुत ही रेयरली स्क्रिप्टेड होती है। स्क्रिप्ट अगर होती भी हो उसके पास, उसके बावजूद वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा वंडर ऑफ कर जाते हैं और कभी कभी उस समय ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो कहीं पर लॉकर रूम टॉक होती है, जो लड़कों के बीच में जब बात होती है तो वहां पर उस प्रकार की बातें होती है, या फिर कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको काफी नेगेटिव लिया जाता है या फिर मीडिया में काफी ही नेगेटिवली प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक पर्टिकुलर लिज चेनी करके कैरेक्टर है रिपब्लिकन्स में ही, तो लिज चेनी वॉज इन फेवर ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, और वो ये चाहता था कि यूएसए के सोल्जर्स को वहां पर ग्राउंड पर भेजा जाए यूक्रेन की साइड से लड़ने के लिए। तो उसके संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अगर लिज चेनी को खुद वहां पर खड़ा कर दिया जाए तब उसको समझ में आएगा कि परिस्थितियां किस तरह की होती है। तो बेसिकली उसने वो समझाने के लिए ये एक पर्टिकुलर पार्ट कहा था, लेकिन मीडिया ने उसको इस तरह से ट्विस्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिज चेनी को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा रहकर शूट करने की मंशा जाहिर की है। जब आप पूरी स्पीच सुनते हैं तब आपको पता चलता है कि हकीकत में वो चीज वैसी नहीं है। हकीकत में उसकी जो बात थी, जो संदर्भ था और जो पूरी बात उसने कही थी वो कुछ अलग ही थी। और मीडिया में जिस तरह से उसको उछाला गया, जिस तरह से लोगों को भड़काने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ करने के लिए जिस तरह से एक मैनिपुलेटेड नैरेटिव गढ़ा गया, सिर्फ उतने से एक छोटे से क्लिप को काट कर, क्लिप कट हुओं के द्वारा, वो लोग वहां पर भी होते हैं, तो वहां पर जो क्लिप कट हुए थे उन लोगों ने उस क्लिप को काट कर जो इस प्रकार की गतिविधि की, उससे डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है वो काफी ही नेगेटिव कई सारी जगहों पर हो गई थी। लेकिन बाद में जो डोनाल्ड ट्रंप की इस बार की टीम है, उसमें भी खास करके इलॉन मस्क और उनका जो एक पूरा नेटवर्क है, जिससे वो लोग डोनाल्ड ट्रंप का नैरेटिव और प्रो यूएसए नैरेटिव पुश कर रहे हैं, वो काफी ही स्ट्रांग था। तो वे लोग ऐसे सभी मैनिपुलेशंस को काउंटर कर पाए, जिसके चलते ट्रंप के लिए लोगों में पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वो इसी प्रकार से कई सारी चीजें हुई डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के केस में चीजें क्लियर थी, क्लियर है। ही इज प्रो अमेरिका, वो काम करेगा अमेरिकन के लिए, तो वो एक राष्ट्रवादी हो गया जैसे कि हम और आप हैं। तो दैट इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ बिजनेसमैन। उसके पूरी दुनिया में कई सारे कंट्रीज में रियल एस्टेट है। अब वो ऐसे ही नहीं हो सकते, किसी भी व्यक्ति के मल्टीपल कंट्रीज में रियल एस्टेट होना मतलब ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और वो करने के लिए उसके पास कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, साथ ही में ये भी होना चाहिए, और इसको पाने के लिए और मेंटेन करने के लिए भी उसके पास ये होना जरूरी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, इसको बहुत सारे लोग, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज ऑलरेडी अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द 45th वन, उसके बावजूद भी कई सारे लोग ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। इवन मीडिया में भी उसको इग्नोर कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक उसका
स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट। तो उसी के चलते वो वहां पर जॉब क्रिएशन की बात करता है। उसके पास कहीं कहीं पर विजन भी है, इतना स्पष्ट नहीं है जितना हाल की भारत की सरकार के पास है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेट से ज्यादा क्लैरिटी है उसके पास कि किस तरह से वहां पर जॉब क्रिएशन हो सकता है। साथ ही में जियो पॉलिटिक्स में भी जो खेल चल रहा है उस पर भी उसकी नजर रहती है। तो जियो पॉलिटिक्स में भी चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, वेस्ट एशिया हो जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, इन सब कंट्रीज को, इन सब रीजन को किस तरह से हैंडल किया जाए ताकि यूएसए को बेनिफिट, ये वो सोचता है। और उसके लिए उसके कहीं ना कहीं क्लैरिटी मौजूद। तो इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप, उसका जो कर्म है, उसका जो दायित्व है, उसको जो एज अ प्रेसिडेंट करना है, दैट इज टू वर्क फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टू वर्क फॉर पीपल ऑफ यूएसए, to get them jobs, to improve the economy, to improve the security and safety situation for the people of USA, and to improve the overall image of US। उसके लिए उसके पास काफी हद तक क्लैरिटी है, जिसके चलते हम ये प्रिफर करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है, एक अच्छा प्रेसिडेंट साबित हो सकता है। बात करें अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन since he is a nationalist, outspoken, clear, and has a vision, his actions are predictable, just like नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी की भी जो एक्शंस होते हैं वो ज्यादातर केसेस में क्लियर होते हैं, ज्यादातर केसेस में प्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, राष्ट्र के लोगों के लिए सोचते हैं। उसी तरह से पुतिन के केस में है, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी है कि वो जो परिस्थितियां हैं उनको ले वो काफी स्पष्ट है। उसको यूएसए के लोगों के लिए काम करना है, उसको काम करना है अपने लोगों और उनकी लाइफस्टाइल को बेटर करना है, कंट्री की इकोनॉमी को बेटर करना है, यूएसए की जो ओवरऑल इमेज है उसको फिर से इंप्रूव करना है। तो इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप भले ही इंडिया के लिए उतना बेनिफिशियल साबित ना हो, एक बहुत बड़ी कंपटीशन खड़ी कर सकता है और करेगा ही, वी आर प्रीटी श्योर। बट वो कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होगी और वही होनी चाहिए, ना कि बिहाइंड द सीन्स ये जो सब गेम्स चलती हैं, जहां पर मणिपुर को अलग कर दो, जहां पर एक तरफ खालिस्तानियों को खड़ा कर दो, जहां पर एक तरफ जम्मू कश्मीर में कुछ आग लगा दो, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान को पैसा दे दो और यहां पर भारत में टेररिज्म फैलाओ। इनसे बेहतर सिचुएशन और कॉम्पिटिशन वो भारत दे सकता। वो कॉम्पिटिशन ऐसी होंगी जिससे दोनों कंट्रीज इंप्रूव हो, जिससे दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग होंगे, लेकिन जो पीपल टू पीपल टाइज हैं वो भी इंप्रूव हो सकते हैं। उसने ये ऑलरेडी प्रूव करके दिखाया है वेस्ट एशिया में अब्राहम अकॉर्ड्स। अगर आप सभी भूल गए हैं तो फिर से एक बार याद कर लीजिए, वेस्ट एशिया एक ऐसा रीजन जो अभी भी कॉन्स्टेंटली चल रहा है, जहां पर इसराइल के ऊपर कॉन्स्टेंटली हमले अभी भी हो रहे हैं और इसराइल रिटेलिएट कर रहा है। उसको डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रीवियस टर्म के दौरान, जब वो 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था, उस समय उसने अब्राहम अकॉर्ड्स करवा के कई सारे मिडिल ईस्ट के मेजर जो कंट्रीज हैं उन लोगों के साथ इसराइल की सुलह करवाई थी, जिसके चलते वो जो पर्टिकुलर रीजन है और उन कंट्रीज के बीच में काफी हद तक शांति बनी हुई है। उसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया का भी जो लीडर है, लिटिल रॉकेटमैन जिसको कहता था डोनाल्ड ट्रंप, उसको भी काफी हद तक संयम में रखा हुआ था। सिमिलरली 2014 में क्राइमिया को कैप्चर कर लिया गया था, एनेक्स कर लिया था रशिया ने वापस अपने अंदर। फिर डोनाल्ड ट्रंप आया और उन्होंने पुतिन को समझाया और वो जो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध था उसको वो रोकने में काफी हद तक और कई सारे सालों तक, जब तक वो ऑफिस में रहे, ओवल ऑफिस में, तब तक सक्सेसफुल रहे। उन्होंने रशिया यूक्रेन के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध शुरू होने नहीं दिया था। So he knows how to deal with people, how to find out solutions, and how to bring everyone on the table. He is a very good negotiator. जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरह से ये भी हैं डोनाल्ड ट्रंप। ही इज अ वेरी गुड negotiator और उन्होंने ये करके दिखाया है। तो एज अ होल, इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड पीस, डोनाल्ड ट्रंप विल बी प्रूवन गुड फॉर दिस वर्ल्ड। तो वो बहुत ही बैलेंस बनाकर चलेगा और यूएसए के लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही में इंडिया के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ने वाली है, प्रीटी श्योर अबाउट इट। रिलेशंस अच्छे रहेंगे, अच्छे होंगे
और भी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़ने वाली है, तो वो एक परिस्थिति जरूर रहेगी। लेकिन ये जो कंपटीशन है, फिर से एक बार वो विन विन सिचुएशन बनेगी, जहां पर दोनों कंट्री का ग्रोथ होगा। ये कंपटीशन ऐसी होगी जो कि एक हेल्दी कंपटीशन होगी, जहां पर कोई भी पीछे से आकर पीठ में छुरा नहीं भोंकेगा, जिस तरह से लेफ्टिस्ट और लिबरल लोग पूरी दुनिया में करते हैं। जियो पॉलिटिक्स में भी, वर्ल्ड पीस के कंटेक्स्ट में भी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उस तरह का उसने ऑलरेडी किया है, तो वी आर क्वाइट होपफुल रिगार्डिंग दैट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। ये है हमारे कुछ आकलन डोनाल्ड ट्रंप को लेके, यूएसए के लिए, भारत के और जियो पॉलिटिक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहे। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें, ताकि इस प्रकार की खबरें और एनालिसिस लाकर मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।